गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 29 लेकर के हम मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल अभी पढ़ रहे हैं और उसी दौरान हमने 3 न्यूमेरिकल आप लोगों को घर से बनाने के लिए भी दिया था कि आप प्रैक्टिस करेंगे खुद। तो हम पहले उन्हीं तीनों न्यूमेरिकल जो कि बनाने के लिए दिए थे उसको बनाएंगे, उसके बाद आगे जो है कुछ और न्यूमेरिकल होंगे हम उनको बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला न्यूमेरिकल था कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण, कांच और वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर लें। हम एक दिन चर्चा कर भी रहे थे अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक कभी भी किसी एक मीडियम का नहीं होता है, जब भी होगा तो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष होगा। तो कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे रहेगा। तो वायु के सापेक्ष है तो वायु वाला नीचे रह गया। कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो म्यू जी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कह रहा है तो वायु के सापेक्ष कह रहा है, इसलिए वायु नीचे हो गया और कांच ऊपर हो गया। तो म्यू जी बाटा म्यू ए को हम लिख सकते हैं, आप जानते होंगे सूत्र में, ए म्यू जी, यानी कुल मिलाकर कह रहा है, यही पूछ रहा है, ए म्यू जी पूछ रहा है आपको। ए म्यू जी मतलब म्यू जी बटा म्यू ए। प्रश्न में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कह रहा है तो वायु का अपवर्तनांक नीचे, कांच का अपवर्तनांक ऊपर। तो म्यू जी बटा म्यू ए को हम लिख सकते हैं ए म्यू जी, यानी ए म्यू जी हमारा पूछ रहा है। इसमें आप जानते होंगे शायद ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम। तो ये हमारा जी ग्लास हुआ, कांच हुआ, और ये ए से एयर हुआ, हवा हुआ, तो हवा विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। अब एक सूत्र पढ़े हैं, शायद आपको याद होगा कि 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई साइन सी। 2 क्या है तो सघन माध्यम, ऐसा आप जानते होंगे कि 2 जो है सघन माध्यम है। तो यहाँ पर भी जी सघन माध्यम है और ए जो है विरल माध्यम है, यानी ए म्यू जी को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन सी। तो सूत्र हो गया ए म्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन सी। तो ए म्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन सी के जगह पर दिया हुआ है थीटा। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्रांति कोण थीटा, तो सी के जगह पर थीटा, तो ए म्यू जी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब जानते होंगे मैथ में कि 1 बटा साइन थीटा जो है कोसेक थीटा होता है। अभी हम मेन इसमें यही समझना था कि वायु के सापेक्ष, तो वायु का अपवर्तनांक नीचे, कांच का अपवर्तनांक तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर, और म्यू जी बटा म्यू ए को लिख सकते हैं ए म्यू जी। मेन यही कॉन्सेप्ट था, उसके बाद उधर कोई बड़ी बात है नहीं। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी हम चर्चा करेंगे, याद होगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को बताए थे कि कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद जो है उसमें हमें क्या निकालना है ये देखेंगे और फिर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। अब जानते होंगे शायद कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पर फोकस दूरी माइनस हो गया। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, यू का मान पूछ रहा है। यू का मान पूछ रहा है कहाँ रखा जाए कि दोगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। दोगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बने, 4 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 8 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बने, 2 सेंटीमीटर का वस्तु है 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बने, दोगुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, यानी एम का मान 2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब समझने की बात है कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो एम का मान ऋणात्मक होगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसलिए m का मान जो है यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे। m का मान जो है हम प्लस भी रखेंगे और माइनस भी रखेंगे। तो यानी एक बार हम वास्तविक रख के बनाएंगे और एक बार काल्पनिक रख के बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो हम एक बार m बराबर -2 ले लिए। प्रतिबिंब जब वास्तविक हो तो m का मान -2 होगा। सूत्र एक पढ़ाए थे, आपको अच्छा से याद होगा कि m बराबर f बटा f माइनस u। ये सूत्र कहाँ पढ़ाए थे? यदि आप जानना चाहते हैं तो आवर्धन हम पढ़ाए थे और आवर्धन में 7 पॉइंट लिखवाए हैं, वही 7 पॉइंट है आपका। तो m बराबर f बटा f माइनस u, m का मान -2, f का मान -15, f का मान -15 और u का मान तो निकालना ही है। मैं यहाँ पर ऐसा करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यहाँ माइनस माइनस कटा भी सकते हैं। तो गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और प्लस 2u बराबर -15, 2u बराबर -45 हो जाएगा। 30 उधर जाएगा तो -30 और -15 -45, u बराबर -22.5 सेंटीमीटर। u का मान जो है -22 सेंटीमीटर आंसर आया। अब यहीं पर यदि आप न्यूमेरिकल बनाते हो और u का मान प्लस में आ जाए, आप सॉल्व किए और u का मान प्लस में आ जाए, तो आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए कि हमारा कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जो है वो गलत है। ये रहा हमारा जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब के लिए। फिर से एक बार, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए -15। वस्तु को कहाँ रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखा जाए तो u का मान निकालना है। 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों होगा। तो प्लस माइनस दोनों ले लिए। तो एक बार हम वास्तविक रख के बनाए हैं, m का मान -2 और ये तो सूत्र होता ही है। अगली बार हम काल्पनिक रख के बनाएंगे। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो m का मान जो है +2 हो जाएगा। सूत्र होता है m बराबर f बटा f माइनस u। m का मान +2, f का मान -15 माइनस u। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। -30 माइनस 2u बराबर -15, -2u बराबर ये हो जाएगा -15 प्लस 30, जो -30 से उधर गया +30 हुआ। -2u बराबर +15, u बराबर 7.5 सेंटीमीटर माइनस में। यहाँ पर u का मान माइनस में आया, ऐसे भी हमें पता चल गया कि सही है। इसके अलावे हम पहले भी बोल चुके हैं कि लाइट के न्यूमेरिकल की खासियत ये है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो लगभग न्यूमेरिकल को आप चेक भी कर सकते हो कि हमने सही बनाया है कि गलत। जैसे इस प्रश्न को समझते हैं आप, u का मान जो है 7.5 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए u का मान इतना आया है। कंसेप्ट समझिए, क्लियर हो जाएगा। यदि आप इस तरह के कंसेप्ट को ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए u का मान इतना है। शायद आप ध्यान रखे होंगे या याद होगा आप लोगों को कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण के 6 केस, तो 6 में से 5 में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 1 में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु फोकस के अंदर में हो, फोकस और लेंस के बीच हो। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में, दर्पण और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। यहां देखिए तो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी है 7.5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु फोकस के अंदर में है। और जब वस्तु फोकस के अंदर में रहता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ये हमारा कंसेप्ट है। इस तरह से कंसेप्ट को आप दोहराइएगा, ध्यान रखिएगा, समझने में आसानी होगी। अब हम लोग
अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल है, तीसरा न्यूमेरिकल जो कल हम दिए थे कि जब एक वस्तु को उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। वस्तु कहाँ रखा गया है? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यू का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। यू का मान जो है हमेशा माइनस में रहता है, तो यू का मान -60 सेंटीमीटर हो गया। 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो इसका आवर्धन 1 है, 1/2 है। आवर्धन जो है एम का मान जो है वो 1/2 है। समझिएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन जो है 1/2 दिया है। शायद आपको पता होगा उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो एम का मान धनात्मक होगा, प्लस होगा। इसीलिए एम का मान जो है +1/2 है। एम का मान +1/2 है। तो प्रश्न कह रहा है कि वस्तु को कहां रखा जाए कि आवर्धन 1/3 हो। यानी 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं तो आवर्धन 1/2 है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो आवर्धन 1/2 है। तो कहां रखेंगे कि 1/3 होगा? कहां रखेंगे कि 1/3 होगा? प्रश्न ये पूछ रहा है। चलिए थोड़ा समझिएगा। एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, m = F/F - U। m का मान दिया हुआ है +1/2, f का मान नहीं पता है, u का मान 60 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -u -60 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तिरछा से गुना कीजिए, f + 60 = 2f, 60 = 2f - f बराबर +30 सेंटीमीटर। आपको शायद पता होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2f में से f गया तो f हो गया, तो f बराबर हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया। तो अब पता होगा आप लोगों को कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो f बराबर +60 आ गया। तो यहां तक हमारा ठीक है। अगला केस में प्रश्न में कहता है कि वस्तु को कहां रखा जाए। सेकंड केस में वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब u का मान निकालना है कि आवर्धन 1/3 हो, यानी m का मान 1/3 हो। ये तो फाइनल है कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसलिए m का मान प्लस होगा। तो f का मान तो वही रहेगा ना, f का मान तो यही रहेगा, क्योंकि दर्पण तो एक ही है। अब उस दर्पण में वस्तु कहीं भी रखिए, दर्पण की तो फोकस दूरी नहीं बदलेगी। मान लीजिए एक दर्पण है, उस दर्पण में वस्तु यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर आगे रखेंगे, पीछे रखेंगे, क्या दर्पण की फोकस दूरी बदलेगी? नहीं बदलेगी, दर्पण तो एक ही है। तो वही दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो वही दर्पण में जब अगली बार हम वस्तु रखेंगे तो फोकस दूरी तो वही रहेगा ना, 60 सेंटीमीटर। तो हमारा m दे दिया, f दे दिया, u का मान निकालना है। सूत्र हमें पता है, m = F/F - U। m का मान 1/3, f का मान 60 - U। तिरछा गुना कीजिए, 60 - U = 180, -u = 120। 60 उधर गया, 180 - 60 करेंगे, 180 - 60 तो 120 हो जाएगा। तो -u = 120, यानी फाइनली u = -120 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझिए, वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो 1/2 आवर्धन प्राप्त होता है, और यदि 120 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो 1/3 आवर्धन प्राप्त होगा। यह पहला केस हुआ, u और m दिया था। फर्स्ट केस में u और m दिया था, f निकाल लिए। सेकंड केस में यही वाला f रख देंगे, तो f और m दे दिया, u का मान निकल गया, हमारा न्यूमेरिकल तैयार हो गया। इसमें जरूर आप ध्यान रखिएगा, जैसे f का मान +8 आया है तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस आया सही है। u का मान यहाँ -120 आ गया। हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और यहाँ माइनस में भी आया है, इसका मतलब हुआ कि सही है। इस तरह से हमारे तीनों न्यूमेरिकल जो पिछला वीडियो में हमने आपको दिया था वो तीनों न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसमें यदि और भी कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई और सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल आप हमेशा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ही पूछे, या कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी तरह की बातें हो, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न एनसीईआरटी के देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 9.3 की बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 9.3 है। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, कोई वस्तु, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 9.3 है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण के तो वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो वक्रता त्रिज्या दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो गया -7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, दो प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर और 5 सेंटीमीटर पर। दो प्रश्न है, एक बार 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है और एक बार 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, इसीलिए यू का मान जो है -10 हो गया। तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, ये पहला केस हुआ, ये फर्स्ट केस, और सेकंड केस में कह रहा है कि -5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रकृति मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है, और आवर्धन परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, यानी आवर्धन निकालिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दूरी निकालिए, और प्रकृति निकालिए, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा। यानी हम लोगों को प्रतिबिंब दूरी निकालना है और आवर्धन निकालना है, दोनों ही केस में, यानी 4 आंसर होंगे। 2 को प्रतिबिंब दूरी होगा और 2 को आवर्धन होगा। एक u बराबर -10 सेंटीमीटर, अगली बार u बराबर -5 सेंटीमीटर पर। हम दोनों ही क्वेश्चन को लेकर के बनाएंगे। तो फर्स्ट केस को हम लोग लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न में u का मान -10, f का मान 7.5 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान निकालना है, u का मान -10 सेंटीमीटर, f का मान -7.5 सेंटीमीटर। 1/v -1/10 -1/7.5, 1/v बराबर 1/10, माइनस वाला उधर गया प्लस हो गया, -7.5। 1/v बराबर लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा 150, यानी 15 यदि हम कहें, इसका लघुत्तम 15 हो जाएगा। 1.5 -2, 1/v बराबर 0.5, थोड़ा सा हम लोग फिर से देखने की कोशिश करते हैं। 7.5 जो दिया हुआ है, इसको हम 10/75 कर देते हैं। 7.5 दिया हुआ है तो 10/75 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/v बराबर लघुत्तम लेंगे तो 150, 15 दहा 150 और 75 दूनी 150, 10 दूनी के 20। 1/v बराबर -5/150, 1/v बराबर -1/30, फाइनली v बराबर -30 सेंटीमीटर। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में v का मान माइनस में आया है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर से एक बार समझिए, f का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर, u का मान -10 सेंटीमीटर, तो u का मान और f का मान रख करके सॉल्व किए, v का मान निकल गया, तो ये v निकल गया। अब हम बात करेंगे m के बारे में, तो m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, तो v का मान -30 सेंटीमीटर और u का मान -10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस काटेगा, 10 × 30, m बराबर -3, m का मान -3 आया। m का मान -3 आया, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है। आपको पता होगा m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है,
अब देखिए, जिस हम चेक करने की बात करते हैं, आप चेक भी कर लीजिए। अवतल दर्पण में जब दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के पहले ही बनेगा तो वास्तविक बनेगा। और यहाँ पर v का मान माइनस में दिया है, इसका मतलब दर्पण के पहले बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक है। और m का मान माइनस भी है, तो वहां से भी पता चला कि वास्तविक है। इन दोनों मैच कर रहा है, इसलिए सही है। आप चेक भी कर सकते हैं, कहने का मतलब हुआ। अब हम लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाएं तरफ, दर्पण के बाएं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक एवं उल्टा तथा 3 गुना आवर्धित बनता है। इस तरह हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब आप लोग के लिए एक टास्क भी हो गया कि ये 2 नंबर केस आप लोग खुद बनाइए। हम u का मान 10 रख के बना दिए, तो u का मान 5 रख करके आप खुद सॉल्व करें उस केस को, कि क्या होगा, कैसे बनेगा, उसको आप लोग खुद बनाइएगा। तो अभी हम जो है अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम एनसीईआरटी के 9.8 9.3 में एक न्यूमेरिकल हमने छोड़ दिया है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के 9.8 एग्जाम्पल में ही हम बात करने जा रहे हैं। इसमें 3 प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि f बराबर प्लस 0.5 मीटर, f बराबर प्लस 0.5 मीटर, यानी फोकस दूरी जो दिया हुआ है वो धनात्मक है। तो फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल दर्पण का होता है। अच्छा, ये लेंस दिया हुआ है, f बराबर प्लस 0.5 मीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, p का मान निकालना है। शायद आपको याद होगा, हम बता चुके हैं कि लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमेशा फोकस दूरी को मीटर में होना जरूरी है। लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को मीटर में होना आवश्यक है, और यहाँ फोकस दूरी मीटर में ही दिया हुआ है, इसीलिए ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। तो p बराबर 1/f, तो p बराबर 1/f का मान 0.5, p बराबर 2 डायोप्टर। यह हमारा लेंस की क्षमता निकल गया। सेकंड प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न कह रहा है कि किसी उभयोत्तल लेंस, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल का मतलब आप जानते होंगे कि पहला भी उत्तल और दूसरा भी उत्तल। तो पहला वक्रता त्रिज्या राइट साइड तो प्लस में, और दूसरा वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड, इसीलिए माइनस में। तो किसी उभयोत्तल लेंस के दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, यानी पहला सतह की वक्रता त्रिज्या 10 है तो राइट साइड है इसलिए प्लस, दूसरा सतह की वक्रता त्रिज्या माइनस में है लेफ्ट साइड, इसलिए माइनस। पहला हो गया 10 सेंटीमीटर राइट साइड प्लस, दूसरा हो गया 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड माइनस में। तो कह रहा है उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। फिर से एक बार चुनाव करिए। उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस मतलब इस तरह से। तो उभयोत्तल लेंस की पहला सतह की वक्रता त्रिज्या राइट साइड होगा r1, दूसरा सतह की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड होगा r2। r1 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, r2 का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो r1 हो गया प्लस 10, r2 हो गया माइनस 10। फोकस दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आप जानते होंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसीलिए प्लस में ही रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो कहता है लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, म्यू निकालिए क्या होगा। अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है, म्यू निकालने के लिए कह रहा है। सूत्र हम जानते होंगे, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व कर दीजिए। 1/f का मान 12, म्यू का मान निकालना है। 1/r1 का मान प्लस 10, r2 का मान माइनस 15, तो माइनस 15। 1/12 म्यू माइनस 1, 1/10 प्लस 1/15। 1/12 बराबर म्यू माइनस 1,
लघुत्तम हो जाएगा 30, 10 × 30, 15 दूनी 30, 3 या 2 5, 5 6 का 30 हम कर सकते हैं। 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 गुना 5/30, 5 6 का 30, 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 गुना 1/6, 6 दूनी 12, 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, 1 को इधर लेके आ जाइए, 1/2 प्लस 1 बराबर म्यू, म्यू बराबर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फिर से एक बार, उभयोत्तर लेंस है तो पहला सतह के वक्रता त्रिज्या राइट साइड, दूसरा सतह के वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड। R1 का मान 10 दिया है, R2 का मान -15 हो गया, लेफ्ट साइड इसलिए माइनस हो गया। F का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। उभयोत्तर लेंस है यानी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए +12। म्यू का मान निकालना है, सूत्र में डाल दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इसी में एक और प्रश्न दिया है, वो प्रश्न ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है। ऐसे आप बना करके भी बना सकते हैं और नहीं तो हम जो थ्योरी पढ़ाए हैं उस थ्योरी से भी इसको बना सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में फोकस दूरी क्या होगी, प्रश्न यही पूछ रहा है। इसको आप न्यूमेरिकल से सॉल्व भी कर सकते हैं सूत्र में डाल करके, और नहीं तो हम आपको पढ़ाए हैं, शायद याद होगा कि किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, तो वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है तो जल में फोकस दूरी जो है 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 कैसे 4 गुना। इस तरह करके हमारा एनसीईआरटी का 9.8 न्यूमेरिकल तीनों कंप्लीट हुआ। एक न्यूमेरिकल हम आपको छोड़े हैं, वो आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में जो है कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।